हरीश नाम का एक अपाहिज व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ दामिनी और 5 साल की बेटी अनीता के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। हरीश दोनों पैरों से अपाहिज था और वो बैसाखी के सहारे चलना फिरना करता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद हरीश और उसके परिवार के बहुत बुरे दिन आ चुके थे, क्योंकि हरीश की पत्नी गांव वालों के घरों में जाकर बर्तन और सफाई का काम करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। लेकिन अब वो इस संसार से जा चुकी थी। अब एक दिन हरीश अपने घर में उदास बैठा था। हरीश बेटा, अब अपना गुजारा कैसे चलेगा? बहू थी तो वो जैसे तैसे करके काम करके अपना पालन पोषण कर देती थी। अब तो बहू भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा बेटा? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे इस गांव में भीख मांगकर ही अपना और आप दोनों का गुजारा चलाना होगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं एक अपाहिज हूँ, मुझे ऐसी हालत में कोई काम भी नहीं देगा, न मुझसे कोई काम होगा। बस यही एक काम है जो मेरे लायक का है, भीख मांगने का। हे भगवान, ये दिन भी जीवन में आना था, कभी नहीं सोचा था। अब हरीश उसी समय अपनी बैसाखी लेता है और गांव में भीख मांगने निकल पड़ता है। अब गांव वाले भी हरीश की हालत देखकर उसे भीख में पैसे देने लगे। तभी एक कुलदीप नाम का व्यक्ति हरीश से कहता है, हरीश भाई, आपकी ऐसी हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है। भाभी जी रहती तो वो आपको कभी ऐसे भीख नहीं मांगने देती थी। बड़ा बुरा लग रहा है आपको देखकर भाई। कुलदीप भाई, जब इंसान के भाग्य में जो चीज लिख दी जाती है वो तो उसके साथ होनी ही रहती है। शायद मेरे भाग्य में भी भीख मांगना ही लिखा था, तभी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए अगर मुझे कुएं में भी कूदना पड़े तो मैं खुशी खुशी कूद जाऊंगा, पर अब अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर हरीश आगे चला जाता है। भगवान, ऐसा दिन किसी दुश्मन पर भी ना आए। इस बेचारे अपाहिज के जीवन को बदल दो भगवान जी। अब हरीश रोज इसी तरह गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन सवेरे, माँ, मैं गांव में भीख मांगने जा रहा हूँ, आप दोनों खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। पिताजी रुकिए, आज मैं भी आपके साथ आऊंगी। नहीं बिटिया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे उम्र के बच्चे तुम्हें भीख मांगता देखे, वरना वो सब तुम्हारा कितना मजाक बनाएंगे। पिताजी, आपके भी तो इस गांव में बहुत दोस्त है ना, तो क्या हमें अच्छा लगता है आपको ऐसे उन सबके सामने भीख मांगने भेजते हुए? जो काम मेरे पिताजी हमारे लिए हंसते हंसते कर रहे हैं, वो काम भला मैं क्यों ना करूं? मुझे आने दीजिए ना पिताजी। अनीता के लाख कहने पर हरीश अनीता को अपने साथ गांव में लेकर चला आता है। उस वक्त कड़ी धूप थी। तभी अनीता की नजर एक शरबत की दुकान पर पड़ती है, जहां पर एक आदमी नींबू और फलों का शरबत बनाकर बेच रहा था। पिताजी, मुझे वो शरबत पीना है। देखिए, वहाँ कितने सारे लोग शरबत पी रहे हैं। बिटिया, अभी तो हम घर से निकले हैं, अभी तो किसी ने हमें भीख भी नहीं दी। मेरे पास पैसे नहीं है बिटिया, और नींबू शरबत अगर तुम्हें पीना ही है तो अपने गांव के आंगन में तो अपना कितना बड़ा नींबू का पेड़ है, हम घर जाकर आराम से अपने हाथों से नींबू का शरबत बनाकर पियेंगे। हरीश की बात सुनकर अनीता हरीश के साथ गांव में भीख मांगने चली जाती है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी हरीश अपने घर आता है और अपने नींबू के पेड़ से कुछ नींबू तोड़कर अपने हाथों से 3 गिलास नींबू का शरबत बनाता है और तीनों बैठकर उस शरबत को पीने लगते हैं। वाह बेटा हरीश, तुम तो बहुत अच्छा नींबू का शरबत बनाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ पिताजी, सच में बहुत अच्छा शरबत बनाया आपने, मन कर रहा है बस पीते ही जाएं। ये होती है गरीब की खुशियाँ, भले ही थोड़ी सही मगर होती है करोड़ों के बराबर की। तभी अचानक से अनीता के मन में एक उपाय आता है। अरे पिताजी, मेरे मन में एक उपाय आया है, क्यों ना हम भी गांव में नींबू का शरबत बनाकर बेचना शुरू कर दें? आपने देखा नहीं, वो अंकल के पास कितने सारे लोग नींबू का शरबत पी रहे थे। 10-10 रुपए में कई 20 लोगों ने झट से वो शरबत पी लिए थे। और अभी तो गर्मी का मौसम भी चल रहा है, इस गर्मी में तो लोग ज्यादा पीते हैं शरबत। हाँ हरीश, अनीता बिटिया की बात सही है, गर्मी के मौसम में शरबत का कारोबार बहुत चलता है, और अभी तो कितनी गर्मी हो रही है। हाँ बेटा, हम यही करते हैं। और देख, हमें नींबू की कमी तो है नहीं, हमारे पेड़ में ही कितने सारे नींबू रोज आते हैं। हम उसी से नींबू तोड़कर रोज शरबत बनाकर गांव में बेचते हैं, और अगर हमारा ये कारोबार चलने लग गया तो फिर तुम्हें गांव में जाकर भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ माँ, सही कह रहे हो।
और पिताजी, बाकी लोग नींबू का शरबत 10 रुपए गिलास बेचते हैं ना, तो हम 5 रुपए गिलास बेचेंगे। इससे हमारे पास ग्राहक भी ज्यादा आएंगे। अब तीनों मिलकर फटाफट अपने पेड़ से कई सारे नींबू तोड़ते हैं। माँ, आप अपने घर के मटके को अच्छे से धोकर उसमें पीने का पानी भरिए, हम उसी में नींबू का शरबत बनाएंगे। हाँ, और उसके बाद हम उस मटके के पानी में थोड़ी शक्कर और ये सारे नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब तीनों यही करते हैं और थोड़ी ही देर में उनका नींबू शरबत बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे कैसे ले जाएंगे? और मैं इस मटके को अपने सर पर रख लेती हूँ और तुम दोनों ये ग्लास ले लो अपने हाथ में। अब तीनों एक साथ गांव में नींबू का शरबत बेचने निकल पड़ते हैं। शरबत पियो, 5 रुपए गिलास, ताज़ा ठंडा नींबू का शरबत पियो, शरबत पियो, ताज़ा ठंडा नींबू का शरबत पियो। अब अनीता की आवाज सुनकर वहाँ गांव के कुछ लोग और बच्चे आते हैं और वो 5-5 रुपए में हरीश के पास से नींबू का शरबत पीने लगते हैं। वाह अनीता बिटिया, तुम्हारा ये उपाय तो काम कर गया। अब तीनों मिलकर शाम तक पूरा मटका भरकर नींबू का शरबत बेच लेते हैं। एक दिन में उनकी 200 रुपए की कमाई हो जाती है। अब वो तीनों रोज ऐसे ही करने लगे। अब उनका ये कारोबार इतना चलने लगा कि उनके पास कुछ पैसे आने लगे। कुछ महीने बाद ही हरीश उसी गांव में एक दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें नींबू शरबत के साथ साकरीन और फलों का शरबत भी बेचने लगा। अब सभी गांव वाले हरीश की दुकान में ही शरबत पीने आने लगे। हरीश की दुकान के पास ही एक कालू नाम के व्यक्ति की शरबत की दुकान थी। इस हरीश ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक शरबत पीने नहीं आ रहा। सब इस हरीश की ही दुकान में शरबत पीने जा रहे हैं। कुछ न कुछ तो चक्कर चलाकर इस हरीश का कारोबार बंद करना ही होगा। कालू अपनी दुकान से एक साकरीन की शरबत की बोतल लेकर आता है और उसमें चुपके से जहर मिलाकर वो जहर मिली बोतल लेकर हरीश की दुकान में जाता है और मौका देखकर हरीश की शरबत की बोतल के पास वो जहर मिली साकरीन की बोतल रखकर वहाँ से चला जाता है। अब मजा आएगा जब लोग उस हरीश की दुकान से वो जहर मिला शरबत पिएंगे तो उन लोगों की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी और उसके बाद सब मिलकर इस हरीश और उसकी दुकान दोनों को यहाँ से उठाकर फेंक देंगे। अब इधर हरीश की दुकान में काफी सारे लोग आते हैं। उतने में वहाँ पर कालू का लड़का अमर भी आता है और लोगों के साथ साथ वो भी हरीश की दुकान का जहर मिला शरबत पी लेता है। अब जहर मिला शरबत पीकर सारे लोगों की हालत गंभीर हो जाती है। बाकी लोग ये देखकर हरीश को बहुत मारते हैं। इस हरीश ने ऐसा क्या मिलाया अपने शरबत में कि इतने सारे लोगों की ऐसी हालत हो गई। अब सारे लोग गुस्से में हरीश को मारते हैं और उसकी दुकान तोड़कर फेंक देते हैं। तभी पुलिस हरीश और बाकी सभी मरीजों को लेकर हॉस्पिटल आती है। हरीश बेटा, अब तो तू बहुत लंबा जाएगा। अगर इन सब में से किसी की भी जान को खतरा हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी कालू का बेटा अमर पुलिस से कहता है, पुलिस अंकल। हाँ बोलो बेटा। पुलिस अंकल, शरबत में जहर मेरे पिता कालू ने मिलाया था। मैंने अपनी आंखों से अपने पिता को साकरीन की बोतल में जहर मिलाता देखा था और मेरे पिता ने चुपके से वो जहर मिली बोतल हरीश काका की दुकान में लाकर रख दी थी ताकि इनका शरबत का ये कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या? सब अमर की बातें सुनकर हैरान थे। देखते ही देखते सब लोग हॉस्पिटल में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इधर कालू को 20 साल की सजा हो जाती है। साथ ही सभी गांव वाले हरीश से माफी मांगते हैं और हरीश को एक शरबत की दुकान बनाकर दे देते हैं।